हाँ, तो जो बच्चे कामा से 10वीं से 11वीं क्लास में आए हैं उन बच्चों के लिए हम राजेंद्रवाल स्कूल से ऑनलाइन क्लासेस के रूप में पढ़ाई शुरू करा रहे हैं। और वे बच्चे जो हमारी लिंक से जुड़ना चाहें वो हमारे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं और हमारे वीडियो देख सकते हैं। मैं मुकेश कुमार शर्मा केमिस्ट्री की वीडियो आपको दे रहा हूँ। मेरा अनुभव इस क्षेत्र में काफ़ी रहा है। 20-25 साल से मैं केमिस्ट्री की क्लासेज ले रहा हूँ और विभिन्न विद्यालयों में भी कार्य किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया है। शायद आप मुझसे परिचित हों ना भी हों, लेकिन मैं मेरा परिचय दे रहा हूँ और मैं आज से आपकी क्लास शुरू कर रहा हूँ। आवर्त सारणी का पाठ मैं प्रारंभ कर रहा हूँ और आप इसको देखें। आप जब संतुष्ट हो जाएं, आपकी इच्छा ऐसा हो, आप हमारे यहाँ पढ़ना चाहें, आप शौक से एडमिशन लें, आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ एडमिशन लें और मैं अपनी क्लास आपके सामने शुरू करता हूँ। तो देखें जरा आवर्त सारणी के बारे में मैं बता। देखो 3 पाठ ऐसे हैं इसमें, आवर्त सारणी, परमाणु संरचना और रासायनिक बंधन, जो एक दूसरे में इंटरफेयर करते हैं, यानी एक दूसरे को पढ़ाए बिना उसको नहीं पढ़ा जा सकता। तो अब इन तीनों में भी हम या तो परमाणु संरचना आपको पढ़ाएं या आवर्त सारणी पढ़ाएं। रासायनिक बंध चलो थोड़ा बहुत कम डिस्टर्ब करता है, लेकिन मैं तत्वों की पहले जानकारी कराने के लिए आपको आवर्त सारणी शुरू करता हूं, क्योंकि तत्वों के बारे में जैसे ही हम जानेंगे तो वैसे तो बताना चाहिए भाई परमाणु के बारे में, परमाणु कैसे बनाइए और सब बातें जो परमाणु संरचना के अंतर्गत आती हैं, लेकिन आवर्त सारणी में वो तत्व का नाम फिर डिस्टर्ब करता है, इसलिए अपन शुरू करते हैं आवर्त सारणी। बीच में उनकी आवश्यकता पड़ेगी, उन चीजों को मैं साइड में आपको बताता जाऊं। तो देखो आवर्त सारणी के बारे में सबसे पहले ज्यादा तत्वों की जानकारियां नहीं थी। धीरे धीरे तत्वों की खोज होती गई। जब तत्वों की खोज होती गई तो इनके बारे में कि भाई इनको कैसे व्यवस्थित रूप से याद किया जा सकते, इनके गुणधर्मों को ठीक से याद करने के लिए, इन्हें व्यवस्थित करने के लिए सारणियों की आवश्यकता पड़ी। तो सबसे पहले प्राउट ने परिकल्पना दी। प्राउट ने जो परिकल्पना दी वो ज़्यादा दिन नहीं चली और थोड़े समय में ही वो समाप्त हो गई। इसके बाद जो मूल परिकल्पना आती है वो आती है डॉवे-राइनर का त्रिक सिद्धांत। आप 10वीं में भी पढ़ते हैं थोड़ा बहुत इन चीज़ों को, इस पाठ के बारे में 10वीं में भी है। शुरुआती दौर जो इसका है वो 10वीं में आप लोग पढ़ते हैं, इसलिए आपको समझ भी आ जाएगा। सुने जरा, डॉवे-राइनर का त्रिक सिद्धांत। तो डॉवे-राइनर ने क्या, जब बहुत कम 15-20 तत्वों के बारे में शायद जानकारी रही हो, उस समय ये सिद्धांत बताया। उसने क्या कहा कि जो समान गुणों वाले, त्रिक माने 3, जो समान गुणों वाले तत्व होते हैं उन समान गुणों वाले तत्वों के 3-3 के जोड़े बनाए। कैसे बनाए? जैसे देखो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, और उनको बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अब इसमें उसने बताया कि इसका परमाणु भार 3, इसका 39 और इसका 23। उसने क्या बताया कि सिरों के परमाणु भारों का औसत या माध्य, सिरों के परमाणु भारों का माध्य, यह 3। उसने क्या किया कि समान गुणों वाले तत्वों के 3-3 के जोड़े बनाए और बताया, क्या बताया कि सिरों पर उपस्थित तत्वों के परमाणु भारों का माध्य मध्य वाले तत्व के बराबर होता है।
सिरों पर उपस्थित परमाणु भारों का माध्य मध्य वाले तत्व के बराबर होता है। तो चेक करें, देखो साहब, 3 + 39, 1 और 1 2, माध्य निकाल लीजिए, यानी ये हो गया आपका 42 और यहां पर आप 7। लिथियम का 3 दूनी 6 और 1 7, परमाणु भार कितना होगा 7, और परमाणु क्रमांक कितना 3। और पोटेशियम का कितना लिखेंगे अपन, परमाणु क्रमांक 19, 19 दूनी 38, 38 और 1 39, यानी परमाणु भार इस लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 था, परमाणु भार कितना हो गया 7, और इसका परमाणु भार 39। दोनों को अपन क्या करेंगे, 7 + 39/2, तो कितना आ जाएगा ये 46/2 बराबर 23। तो यहाँ 3 लिख गया था, उसमें आप सुधार कर लेंगे कि वो परमाणु क्रमांक और ये क्या है, परमाणु भार। तो डॉबे-रायनर ने क्या बताया कि सिरों पर उपस्थित तत्वों का परमाणु भारों का यदि औसत लिया जाए तो वह मध्य वाले तत्वों के परमाणु भार के बराबर होता है। इसे हम क्या कहते हैं, डॉबे-रायनर का त्रिक सिद्धांत कहते हैं। ऐसे उसने कई त्रिक दिए, जैसे Cl, Br और I, आप जानते हैं 10वीं में इसका उल्लेख है। तीसरा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो इस तरह डॉबे-रायनर ने क्या किया, एक त्रिक तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का दिया, दूसरा Cl, Br और I का, जिसको हैलोजन के नाम से अपन जानते हैं, इनको क्षारीय धातुओं के नाम से जानते हैं, और इनको हम क्षारीय मृदा धातु के नाम से जानते हैं। लेकिन जैसे जैसे तत्वों की खोज बढ़ी, इस तरह से 3-3 के समूहों में उन्हें व्यवस्थित करना कठिन हो गया। तो इसके लिए फिर आगे खोज होने लगी, अन्य सिद्धांत दिए गए। उसी क्रम में आता है न्यूलैंड का अष्टक का नियम। तो दूसरा जो सिद्धांत इसके बारे में बताया गया, सारणी बताई गई, वो क्या था, न्यूलैंड का अष्टक का नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड ने क्या किया कि जिस तरह से संगीत के स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, यानी पहला सा और फिर 8वें पर सा, यानी जिस प्रकार संगीत के अंदर जो स्वर होते हैं उसमें पहला और 8वां स्वर मेल खाता है, ठीक इसी प्रकार उन्होंने बताया कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखा जाए, कैसे, लिथियम, सोडियम, यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम। फिर सोडियम, मैंने अक्रिय गैस नहीं लिखी है, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं जब अक्रिय गैसों के बारे में पता नहीं था। इस में देखें तो उसने इसको बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया। तो 8वां चेक करें साहब, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी लिथियम के जो गुणधर्म है वो किससे मेल खाने चाहिए, सोडियम से। बेरिलियम के गुणधर्म किससे मेल खाने चाहिए, मैग्नीशियम। तो यदि तत्वों को, न्यूलैंड का अष्टक का नियम क्या कहता है, यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखा जाए तो पहले और 8वें तत्वों के गुणधर्म समान पाए जाते हैं। जैसे संगीत के स्वर में पहला और 8वां स्वर समान होता है, उसी आधार पर इस नियम। लेकिन
उस समय जब ये बात न्यूलैंड कर रहे थे, उस समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। और जब अक्रिय गैस कौन कौन सी साहब? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, इस तरह। जब अक्रिय गैसों की खोज हुई और अक्रिय गैसों की खोज होने के बाद उनको स्थान कहां दिया गया? यहां, नियोन, आर्गन। अब 8वां चेक करके देखें आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी लिथियम के गुणधर्म अक्रिय गैस नियोन से मिले? ऐसा संभव नहीं है, ये सक्रिय धातु, वो अक्रिय गैस। तो जैसे ही अक्रिय गैसों की खोज हुई, ये नियम फेल हो गया। जैसे डॉवेन-आयरन का फेल हुआ अधिक तत्वों की खोज के साथ ही, डॉवेन-आयरन का जो नियम था वो फेल हो गया। ठीक इसी प्रकार इसका नियम भी, न्यूलैंड का जो नियम था वो भी फेल हो गया अक्रिय गैसों की खोज के। क्यों? क्योंकि अक्रिय गैसों को कहां पे स्थान दिया गया? यहां। अब 8वां कौन हो गया? नियोन हो गया, आर्गन हो गया। तो इनके गुणधर्म क्षारीय धातुओं से मेल नहीं कर। तो इस तरह से आगे फिर आपके मेंडलीफ आए। मेंडलीफ ने अपना आवर्त नियम प्रस्तुत किया। तो मेंडलीफ ने इसमें क्या चालाकी दिखाई? उसने 8वां शब्द नहीं कहा, बस इतना सा गुणधर्म में बदलाव है। यानी यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में, मेंडलीफ का आधार क्या था? परमाणु भार। तो यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात, उसने 8 शब्द का प्रयोग नहीं किया, वरना नियम तो यही था, एक निश्चित अंतराल के पश्चात समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। यानी कि यहां अक्रिय गैस आ गई और फिर यहां नियोन, आर्गन लिख दो। फिर लिथियम के गुणधर्म सोडियम से मिलेंगे, सोडियम के पोटेशियम से, बेरिलियम के मैग्नीशियम, इसके इससे, इसके इससे, ये सारे गुणधर्म मिलते हैं। यानी तत्वों के भौतिक क्या परिभाषा हो जाएगी? आवर्त नियम क्या था मेंडलीफ का? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इसे ही मेंडलीफ का आवर्त नियम कहते हैं। यानी यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। अब इसमें भी दोष हो गए, मेंडलीफ की सारणी में भी दोष पाए गए। यानी कि पहला दोष, हाइड्रोजन की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर सका, अपने नियम का पालन नहीं किया। इसके बारे में चर्चा हम अगले वीडियो में आपके सामने करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।